खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर एक इंतहाई शानदार पैनल, उसका तारुफ करवाएंगे आपसे। जजेस के खत का मामला दूर पकड़ता जा रहा है और क्या लार्जर बेंच की तश्कील की तरफ चीफ जस्टिस साहब ने इशारा भी दिया है, क्या ये सब कुछ होने जा रहा है और ये खत कौन भेज रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते चले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नून लीगी रहनुमा बहुत से खुश नजर नहीं आते। कल राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी मानी खेज गुफ्तगू की मोहतरम मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, और लोग भी बातें कर रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। और एक्स या जिसे ट्विटर कहा जाता था, इसका जो मुकदमा लगा हुआ है, इस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ट्विटर की वजह से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट जनाब रियासत राज साहब। हमारे इस सेगमेंट में जनाब हसन रजा पाशा किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, पाकिस्तान बार कौंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ का मेंबर। बहुत शुक्रिया आपका हुजूर। रियासत अली आजाद साहब, मैं आपसे शुरू करता हूँ कि क्या खतों का क्या मामला है। एक तो वैसे मुल्क लगता है पॉली क्राइसिस जिसे कहते हैं उसके अतीत में है, मगर ये एक नया क्राइसिस शुरू हो गया है। और जो जुडिशरी है जिसे कहते हैं कि आई पाकिस्तान है, तो आप क्या देखते हैं, इस क्राइसिस की क्या वजह है, उसकी हद क्या है जनाब रियासत अली आजाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो खतूत का जिक्र है। एक तो वो खत है जो चीफ जस्टिस साहब को लिखा गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया, हमारे मोहतरम जजेस साहबान जो 6 हैं, जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। एक तो वो ख़त है और खतूत है, और एक दूसरा ख़त है जो थ्रेटनिंग है, जिसके अंदर पाउडर है। और वो पहले तो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वो रिसीव हुए, और आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जजेस साहबान को वो रिसीव हुआ, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान को हुआ। ये दोनों अलग अलग हैं। इसकी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो पाउडर वाले ख़त हैं, और एक फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद किसी लैब से इसको जब इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और रिपोर्ट आएगी तो फिर ही पता चलेगा, और इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये जो जहरीला पाउडर वाला ख़त है, पाउडरी ख़त है, ये किसने लिखे हैं, कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। एक तो ये चैप्टर है। दूसरा ख़त आ गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया कि जी हमारी रहनुमाई की जाए, हमें बताया जाए कि हम इन हालात में क्या करें। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि जी एक जुडिशल मीटिंग बुलाई जाए जिसके अंदर तमाम जो चीफ हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, सिविल कोर्ट की जुडिशरी है, सबको बुलवाया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन्स जो हैं उनको बुलाया जाए, बार काउंसिल जो प्रोविंशियल हैं उनके वाइस चेयरमैन्स को बुलाया जाए, प्रेसिडेंट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाया जाए, और एक कंसेंसस के साथ एक ऐसा वे फॉरवर्ड लिया जाए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए कि अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं तो उनसे कैसे मीट करना है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूंकि उसको अंडर आर्टिकल 184 मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, मगर हसन रजा पाशा साहब, मैं आपसे भी आपकी तरफ आता हूं। ये फरमाएं जो रियासत अली आजाद साहब ने बात की है, सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ जिसे हम कहते हैं कि डॉट कह लें या अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन हम कहते हैं, लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो रियासत अली आजाद साहब ने तजवीज़ दी है या जो तजवीज़ सामने आ रही हैं, इसके बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले सकती आपके ख्याल में हसन रजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, जो तो मेरे भाई रियासत आज़ाद ने ये बात की है कि एक मीटिंग बुलाई जाए, मीटिंग का तो कोई लफ्ज़ नहीं है, अलबत्ता उस ख़त में एक कन्वेंशन का जिक्र है, और वही मीटिंग पाशा साहब मैंने कहा कन्वेंशन जुडिशल जुडिशल कन्वेंशन की कोई प्रोविजन नहीं है। और जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जिसको हम बार एसोसिएशन नहीं कह सकते, ना ही ट्रेड यूनियन कह सकते हैं, ना ही NGO, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। तो कन्वेंशन का तो कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। अलबत्ता जो उन्होंने अपनी इस चीज़ का इज़हार किया कि उनको फोर्स किया जा रहा है, उनके जुडिशल वर्क में हर्ट्स क्रिएट आ रही हैं, उनकी जो सर्विलेंस की जा रही है गैर ज़रूरी तौर पर, तो उस पर उन्होंने ज़रूर गाइडेंस सीख की है। उस पे हम इनके साथ हैं, जजेस मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के साथ, और बिल्कुल भी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
बेंच ने कॉग्निजेंस ले ली है। ये लार्जर बेंच है और वो फुल कोर्ट की इंडिया उन्होंने दिया है, लेकिन एक चीज़ बड़ी है कि उन्होंने ज़ाहिर है अपने रुफ़क़ाए कार से मशवरा करना है। उसकी वजह यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 मेंबर्स यानी जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करते हैं और 2 सीनियर जजेस उसके मेंबर होते हैं, उन्होंने आर्टिकल 184(3) के हवाले से सुओ मोटो केसेस के हवाले से ये डिसाइड करना होता है कि क्या ये सुओ मोटो का केस बनता है। फिर जब वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सुओ मोटो का केस बनता है तो फिर वो बेंच की तश्कील भी वही करते हैं। लेकिन इसमें साइड बाय साइड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक और प्रोविजन दे दी गई है और वो है इस फैसले की अपील। तो यकीनन अगर 7 मेंबर्स बेंच ने इसका इनिशियली कॉग्निजेंस ली है तो फिर एपेलेट बेंच जो होगा वो इन जजेस से हट के होगा और वो एक आध जज ज़्यादा होगा। तो मेरा तो ख्याल है कि हो सकता है कि जजेस इस कंसेंसस पे पहुंचे कि फुल कोर्ट करनी है या अपील का हक जो है वो देना है, क्योंकि अगर फुल कोर्ट होगी तो अपील नहीं हो सकेगी, एग्रीव्ड पार्टी जो है वो अपील नहीं कर पाएगी। और आपको पता है कि ये हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन का कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती है तो फिर अपील का हक ख़त्म हो जाता है और उसके आगे अल्लाह की अदालत है और अल्लाह की अदालत में क़यामत वाले दिन नहीं बंदा जा सकता है। इसीलिए ये अपील का हक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में दे दिया गया है। तो आप देखें कि 29 अप्रैल को पहले डिसाइड करेंगे अपने साथी जजेस से मशावरत करके कि क्या हमने फुल कोर्ट बनानी है या अपील एपेलेट बेंच बनाने के लिए जजेस को साइड पे रखना है। ठीक होगी बात। रियासत अली आजाद साहब, आपने राय सुनी जनाब हसन रजा फाके साहब की भी। एक तो ये धमकी अमेज लेटर भी अब आ रहे हैं, तो ये क्या ये लगता है कि जिस तरह इस लिबरल डेमोक्रेसी का जो ढांचा है कुछ हिल गया है, आप इसे एक समझते हैं इसकी क्या कनोटेशंस होगी और ये इसके क्या असरात होंगे कि जुडिशरी जो है इस तरह से अगर इसको दबा दिया गया तो फिर जमहूरियत और ये सारी पार्लिमानी जमहूरियत और ये खेल तो बेमानी हो जाएगा। रियासत अली आजाद साहब, मैं ये कहता हूं कि ये एक साजिश भी हो सकती है कि चूंकि अभी लोहा गर्म है, 2 इदारों के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन चल रही है, तो मुमकिन है कोई तीसरी ताकत भी इसमें हो सकती है जो इसको मजीद आग लगा रही हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसके इशारे इंसान है सोचते हुए कि जी इसकी कड़ियाँ कहीं साबका जो मामला चल रहा है कहीं उससे तो नहीं मिलती। तो इस हवाले से तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि कौन इसके अंदर मुलव्विस है। मैं चाहता हूं कि आपसे ज्यादा इस्तेफादा हो सके। एक और इशू भी आया है हसन रजा साहब, मैं आपसे ये एक्स या ट्विटर की वजह से कौमी सलामती कहते हैं जी, हुकूमत सरकार का मौकफ है कि ये खतरे में जाती है, तो क्या ये कोई आजादी राय है, उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन ये वाकई आप समझ मतलब बंद कर दिया उन्होंने नहीं दिया। काई साहब, आज़ादी राय के हवाले से आईने पाकिस्तान बड़ा वाज़े तौर पे ये प्रोवाइड करता है कि आज़ादी राय की हक हासिल है हर इंसान को जो इस मुमलकत खुदादाद में रहता है। और आज वैसे बड़ा अच्छी हियरिंग हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को भी आइंदा पेशी पे बुला लिया, चूँकि वो जॉइंट सेक्रेटरी की रिपोर्ट पे मुतमिन नहीं हुए और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि कोई रीजनिंग नहीं दी गई कि कौन सी ये एक्स और ट्विटर बंद करने से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या जो है वो किस किस चीज़ को नुकसान होने जा रहा है, कम से कम हमें पता चलना चाहिए। तो वो ये कि अच्छी मूव चली है और पता होना चाहिए कि आपने ये सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट एक्स क्यों बंद किए हैं। एक और इससे पहले जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था, ये जो आज धमकी अमेज खात सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मिले हैं, तो इसमें काई साहब टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो लेने का फैसला किया, साथ ही ये खत आने शुरू हो गए।
कोई एडवेंचर करने वाला है या कोई तीसरी कुव्वत है जो ये करने जा रही है? इस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। रियासत अली आजाद साहब, तौहीन अदालत का नोटिस भी हो गया है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो केपीके असेंबली हल्फ ना लेने के लिए जो सीटें हैं, तो क्या हाई कोर्ट जो है वो कोई एक्शन ले सकती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ? आइन क्या कहता है? आइन तौहीन अदालत के तहत कैन दे बी ट्राइड, रियासत अली आजाद साहब? जी देखिए, ये तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2003 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 204, उसमें हाई कोर्ट के पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी शहरी के खिलाफ, किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, जो भी कंटेमनर है उसके खिलाफ अख्तियार है कि वो उसको प्रोसीड कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि ये तो उस केस के हवाले से आपने बताया, मुझे उसके सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स का नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट ने अगर बुलाया है तो उसके पास ये अख्तियार है, वो प्रोसीड कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा असद रजा साहब कि ये जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं और अब ये इमरान खान साहब की जो है वो उम्मीदें बंद गई हैं पीटीआई वालों की कि शायद वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह अल्टीमेटली वो आ जाएंगे बाहर। एक मेरा ये सवाल, और दूसरा ये कि जहां जज जो है वो इंसाफ मांगे तो क्या बनेगा? इस दोनों पे आपका कमेंट असद रजा साहब। काई साहब, जिस वक्त इन केसेस की सज़ा हुई तो उस वक्त भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि लगता है कि जो जज साहिबान हैं ये इन्होंने इमरान खान साहब की फेवर की है, क्योंकि जिस तरह प्रोसीजर डिफेक्ट्स इसमें सामने आए, डिफेंस एविडेंस नहीं ली गई, डिफेंस एविडेंस का मौका फराहम नहीं किया गया जो कि एक मुल्ज़म का बुनियादी हक है। प्रोसिक्यूटर नैब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंस है इसमें उसकी, कि उन्होंने कहा कि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का केस बनता है। तो मुझे वही याद आ गया जिस तरह नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी ये कहा कि इनका केस बनता है, बरी होने का बनता है। तो ये इंटरकनेक्टेड है। मेरा ख्याल है सेम रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को मिला है। जिस तरह असद रजा पंच साहब कह रहे हैं साइफर केस में भी इसी तरह से डिफेक्टिव, और जिस तरह वो मुबैना तौर पर कह रहे हैं फेवर की गई है खान साहब को जो प्रोसीडिंग है ताकि आगे जाके केस खत्म हो जाए। आजाद साहब, मैं समझता हूं कि ये फेवर नहीं थी, ये विद मेलाफाइडी है, लेकिन लॉ में ये उसको फेवर मिली है बिकॉज ऑफ देयर मेलाफाइडी। और वो कहते हैं ना रश जस्टिस करश जस्टिस। मैं समझता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो का केस हो, मियां नवाज शरीफ का केस हो, इमरान खान का केस हो, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मैं समझता हूं कि एज पर लॉ उनको रिलीफ दिया जा रहा है, ये कोई उनको फेवर नहीं की जा रही। इट इज देयर राइट जो उनको लॉ के अंदर प्रोवाइडेड है और उनको ये एक्सटेंड किया गया है। यूं ही लगता है रियासत अली आजाद साहब और जनाब मोहतरम हसन रजा साहब कि पाकिस्तान का डिफाइनिंग मूवमेंट आ चुका है। एक तरफ ये पोलिंग क्राइसिस, एक तो आप दोनों मेरे मेहरबान दोस्तों का बहुत शुक्रिया फॉर वेरी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू माय शो। लेकिन नाजरीन, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, ये पोलिंग क्राइसिस जिसे कहते हैं, लास्ट टाइम कहा था किसी जगह पे कहा गया था, तो ये इस क्राइसिस से अब निकलना है और यहाँ ही हमने डिफाइन करना है कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे नून लीग के लोग खुद अपनी हुकूमत से नाखुश क्यों हैं। बड़ी मानी खेज बातें कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब, और नाराजगी की बात कर रहे हैं। तो क्या फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो दोहराई जाती रही है अब तक और जिसका भी हम थोड़ा चर्चा भी कर रहे थे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब आसिफ किरमानी साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक सेनेटर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किरमानी साहब, आप एक बहुत पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, पूरा खानवादा है आपका, एक तारीख है आपके खानदान की। आज जो हुकूमत के कुछ लोग हैं मुस्लिम लीग नून के जिससे आपका ताल्लुक है, वो कुछ ऐसे नाला नाखुश और मानी खेज सी बातें करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि जी वो तो पीएम भी बन सकते हैं। गोया हुकूमत भी ले ली और नाराजगी भी है, इसके पीछे क्या है किरमानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काजी साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके पीछे जाहिर है
एक खफगी नज़र आती है जो लोग भी ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि उनकी जमात ने ही ये फैसला किया, क़यादतों की मर्ज़ी से ये फैसले हुए, तो बेहतर होगा कि वो जो शिकवे हैं क़यादतों से करें। और जहाँ तक जिन लोगों को टिकटें दी गई हैं, ये जो सेनेट की आप ख़ुसूसन जो बात फरमा रहे हैं, तो मैं तो इस पे इतना ही कहूँगा कि ऑल रोड्स लीड टू रोम। जब आप पावर पॉलिटिक्स करते हैं और आपका मतमा नज़र पावर पॉलिटिक्स होता है, तो फिर आपको फेवर्स देने के लिए फेवर्स देनी भी पड़ती हैं। तो ये एक म्यूचुअल सा एक अरेंजमेंट है जिस पर अब किसी को कोई एतराज़ है तो अब वो ये सांप गुजर गया, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर मैं खुल के बात करूं किरमानी साहब, क्योंकि आप भी बड़े जो है वो बात लिपटी नहीं रहते, कि आप कह ये रहे हैं कि जब आप पावर में आने के लिए हर तरह का कंप्रोमाइज करते हैं और हर तरह का वो हथकंडा इस्तेमाल करते हैं जो आइन और कानून से बालातर हो, जिस पर बहुत शोर है, और इस पूरे इलेक्शन ये मेरे ख्याल में सबसे पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़िया तरीन इलेक्शन कहा जा सकता है। ऐसे सब पार्टीज कह रही है, खुद मुस्लिम लीग नून भी कहती है ये मुतनाज़िया है बात जगहों पर। तो ये वजह है कि हम डेमोक्रेसी से हटके सिर्फ ताकत के पीछे जाते हैं और फिर ताकत जो हमें उंगली पकड़ा के दे उसकी बात तो माननी पड़ेगी। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड? बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है, मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। और इसमें मैं एक इजाफा कर देता हूँ कि जब आप एक तो इस मुल्क में पावर पॉलिटिक्स बड़े अरसे से हो रही है बदकिस्मती से, उसमें फिर एक कमर्शियल टच भी आ गया है, यानी पैसा रुपए वाला दौलत वाला जो से। आप देखिए जितने भी लोग मुंतखब होके आए हैं जिनका किसी जमात के वो रुकन भी नहीं, उनका ताल्लुक भी नहीं है, उनमें मुझे बताया जाए ना कि क्या उनमें कोई खूबियां हैं सिवाय इसके कि उनका वो रोम के नुमाइंदे हैं और बेपनाह दौलत है, जो सी सरमाया उनके डिस्पोजल पे है। तो बस ठीक है, फिर ऐसे हालात में ऐसा ही होता है। ये तो जमातों के सोचने की बात है ना कि देखिए अगर तो यही रवैये रहे, और चूंकि आपने खुद फरमाया कि जो ये इलेक्शन है वो मुतनाज़िया है, जिसको कोई भी जमात, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, उसके भी तफज़ुलात हैं, पीपल्स पार्टी के अपने, मौलाना फजल रहमान साहब के, इवन पीटीआई बैक कैंडिडेट्स हैं उनके भी हैं। तो अब जिस किस्म की ये खिचड़ी पकी है, अब मुझे लगता है ये खानी पड़ेगी कौम को, इससे अलावा तो अब कुछ चारा नहीं है। तो फिर आप तो ये भी कह रहे हैं कि जो सीट है नवाज शरीफ साहब की सीट, वो भी कहते हैं जी कि हमारे साथ वो मानसेरे में क्या हुआ था, और ये बहुत से और लीगी रहनुमा है, वो कहते हैं कि जी अगर तो क्यों नहीं फिर हुकूमत, अब हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो जहां जहां उन्हें लगता है, और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि ये 4 हल्के खोल लें तो सबका पता चल जाएगा, वो 4 हल्कों वाली दास्तान है, वो ना खुलते हैं ना मसला हल होता है। किरमानी साहब, मैं तो पहले दिन से मोहतरम काजी साहब इस पे रिकॉर्ड पे हूँ, थ्रू माय ट्वीट्स एंड थ्रू माय वेरियस प्रोग्राम्स, के हकदार को उसका हक दिया जाए, जहाँ कहीं गलती हुई है उसको दुरुस्त किया जाए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के साथ ज्यादती हुई है, पीपल्स पार्टी के साथ हुई है, या पीटीआई के साथ हुई है, जहाँ ज्यादती हुई है उसको करेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर अर्ज करूंगा कि ये इलेक्शन जोन से थे मोहतरम काजी साहब, ये जो ट्रेंड सेट कर गए हैं इस मुल्क में, ये अजीब बात हुई है कि आप देखिए इसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत और खुसूसन जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका था, उसने इस इलेक्शन में इस सिस्टम के खिलाफ वोट देकर रिवोल्ट किया है। लेकिन अब लोगों का जो मूड है काजी साहब, वो अब लोग आपके वादे वईद और झूठे नारों में आने वाले नहीं हैं। अब लोगों को आप डिलीवर करके देंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आप डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग कहते हैं इनफ इज इनफ। और अगला इलेक्शन जब कभी भी हुआ, अगर हमारी सियासी जमातों ने अपने अंदर जमहूरियत पैदा ना की, इस तरह इन्होंने अगर टिकटों की तकसीम में कारकुनों की हद तलफी की, तो मुझे खदशा है कि आने वाले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये अजीब सी मिसालें भी हैं। खातून का एक जिक्र आ रहा था, बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा, वो पहले एमपीए बनी, फिर एमएनए बनी गालबन, और फिर सेनेटर भी बन गई। तो और उधर फैसल वाबडा साहब जो हैं,
वो इस हुकूमत के और सारे सेटअप के ओपन क्रिटिक रहे हैं, वो भी बन गए। तो यही वजह तो नहीं है कहीं राणा सनाउल्लाह साहब की नाराजगी की या जावेद लतीफ साहब की नाराजगी की? पता नहीं इन लोगों की नाराजगी की क्या वजूहत हैं, वो तो खुद बता सकते हैं। मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि पैसे की सियासत हो रही है, फेवरेटिज्म की सियासत हो रही है, और सिर्फ एक खातून का, मोहतरमा का आपने जिक्र किया। और भी एक दो खवातीन हैं जो कि पर्दा सीमी से अरसा दराज से गायब हैं, लेकिन उनके पीर बड़े तगड़े हैं और उनके तवीज़ बड़े तगड़े हैं, इसलिए वो भी आज आपको पार्लियामेंट में नजर आती हैं। अब ये देखना है कि क्या ये जो इश्यूज हैं लोगों के, उसमें ये डिलीवर कर पाते हैं। और मैं इनको हमेशा कहा है कि 6 महीने देता हूं कि बिजली गैस के बिलों में, महंगाई में रिलीफ लोगों को देना पड़ेगा, और उसके लिए इनके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। अच्छा, आपने अभी एक और बात की टेस्टली, लेकिन मैं चाहूंगा कि जरा क्लैरिटी आपकी बातों में हमेशा होती है। ये पैसा जो है टिकटों में भी चलता है, टिकटों के असूल के लिए भी आपका तबकाती मालियात पस मंजर जो है, और उसमें कोई लेन देन का भी सिलसिला नजर आता है आपको टिकटों के असूल में, जनाब मोहतरम किरमानी साहब? मैं इसमें कोई विटनेस तो मैंने सच्ची बात है चीज नहीं की। मैंने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की है उस कॉन्टेक्स्ट में कि एक जनरल इलेक्शन लड़ना एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। वो पैसे वाला इलेक्शन लड़ सकता है, जो अब करोड़ों में ये खेल चला गया इलेक्शन लड़ने का। कि आप देखिए गुज़श्ता चंद दिहाइयों से और खुसूसन कुछ अरसे से, चंद सालों से, आप देखिए जो नजरियाती लोग थे वो पीछे चले गए हैं, और जो पैसे वाले लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको मैं इन्वेस्टर ग्रुप कहता हूँ, वो आगे आ गए और वो हर जमात में पाए जाते हैं। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये ट्रेंड आया है इस इलेक्शन में, अगर ये ट्रेंड मोहतरम कादी साहब बरकरार रहा तो फिर लोग जो रिवोल्ट करेंगे अगले इलेक्शन में, फिर ये इन लोगों का पैसा भी इनके काम नहीं आएगा। ये भी मैं देख रहा हूं कि हालात जिस तरफ जाते हैं मैं देख रहा हूं। किरमानी साहब, आपने बहुत मजा आता है आपसे गुफ्तगू का, और नाजरीन एक शुक्रिया किरमानी, मगर नाजरीन एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इंतहाई अहम शख्सियत जनाब हबीब अकरम साहब हमारे साथ होंगे। हम उनसे भी पूछेंगे ये जो नाराजगियां हैं हुकूमत की, अपने आप से ही नाराजगियां क्यों हैं। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। नाज़रीन ने ज्वाइन किया है मोहतरम हबीब अकरम साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। अब बात शुरू करने में समझ नहीं आती मैं कहां से पूछना शुरू करूं। पोली क्राइसिस कहते हैं जिसे, उसने घेर रखा है वतन अजीज को। चलें शुरू कर लेते हैं। क्या ईद के बाद कहा जा रहा है कुछ बड़ी खुदा न खास्ता गिरफ्तारियां मुतवक्को है, और ये सब कुछ जो हो रहा है, जो खुद मुस्लिम लीग नून अपनी ही हुकूमत से नाराज है। हमने राणा सनाउल्लाह साहब को देखा कि जी नकवी साहब तो पीएम भी बन सकते हैं, तो नाराज भी हैं, हुकूमत में भी हैं। ये कहां से, इधर आप ही मुझे एनालिसिस करके बताएं, मैं तो बहुत कंफ्यूज हूं हबीब अकरम साहब। देखिए, अगर मुस्लिम लीग नून का पॉलिटिकल मौक़िफ़ देखा जाए तो वो ये समझते हैं कि उन्होंने हुकूमत बना के पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान किया है, उन्होंने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूंकि सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने हुकूमत नहीं बनाई, तो इस वजह से हमें हुकूमत बनानी पड़ी, तो लिहाजा ये पाकिस्तान के ऊपर एक एहसान की कैफियत है। तो दूसरी बात यह है कि एहसान करते हुए भी प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून तनहा कुछ भी नहीं कर पा रही। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दबाव है, तो लिहाजा ऐसी कैफियत में PMLN के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कुछ बेबसी का एहसास तंग कर रहा है। इस वजह से उसके अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके की कुछ आपको एतराज़ात नजर आते हैं, कुछ शिकवे गिले भी नजर आते हैं। तो ये एक नेचुरल बात है जिनसे मुस्लिम लीग नून गुजर रही है। और दूसरी इसकी बुनियादी बात काजी साहब ये भी है कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 2-3 साल में अपने आप को वोट को इज्जत दो के एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से लेके फौरन ही, यानी बहुत तेजी से एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पर शिफ्ट किया है।
तो जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह शिफ्ट करते हैं तो उसके अंदर तोड़फोड़ होना, गिले शिकवे होना, आवाजें उठना बहुत ही आपको पता है कि यकीनी हो जाता है। तो लिहाजा वो सारी सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। अच्छा हबीब अकरम साहब, ये भी आप देख रहे हैं, ये जो खत आया, अब तो खतूत आ रहे हैं और खुद जो है वो इंसाफ देने वाले इंसाफ के तलब करते नजर आ रहे हैं। तो ये अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी किरमानी साहब से, और आपकी मेरी बात भी रहती है, ये पैसे और पावर और पॉलिटिक्स ने कुछ पार्लिमानी जमहूरियत को कुछ खाना खुआर नहीं कर दिया इसका? देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत में अगर वाकई कुछ ऐसा हो चुका होता, यानी अगर आप पार्लिमानी जमहूरियत को इसके लिए आप ये नहीं मतून या उसको उस पे इल्जाम नहीं धर सकते, एक्चुअली आप सिस्टम के ऊपर धर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी है या इस वक्त जो सूरत हाल बनी नजर आ रही है कि ऐसा लगता है कि पार्लिमानी जमहूरियत हमारे मसाइल का हल नहीं है, तो उसकी वजह इलेक्शन में होने वाली धांधली है। और ये पार्लिमानी जमहूरियत के जरिए ही पहली बार साबित हुआ है कि जितने लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुड़ के जीते हैं, उन्होंने शायद ही कोई पैसा खर्च किया हो अपने इलेक्शन पे, उनके मुखालिफिन को खर्च करना पड़ा हो और पता नहीं किन किन मद्दात में करना पड़ा हो, क्योंकि कई तरह की कहानियां पाकिस्तान के अंदर गर्दिश कर रही हैं। लेकिन बहरहाल आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि बगैर पैसे के लोग जीते, और बाज ऐसे लोग जीते हैं जो पहली दफा इलेक्शन में खड़े हुए और वो किसी न किसी ऐवान के मेंबर बन गए। तो यहाँ पे तो पार्लिमानी जमहूरियत की इसको आप नाकामी नहीं, इसको कामयाबी कहें। नाकामी का पार्ट वो है कि जब आपने मैंडेट की हामिल पॉलिटिकल पार्टियों को इक्तदार में नहीं आने दिया और मैंडेट की किरचियों को जोड़कर एक बर्तन बनाने की कोशिश की है, अब उसमें से पानी रिस रहा है, तो आप कह रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत नाकाम हो गई। ये ऐसा नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम ये है कि जो शक्ल दी थी पार्लियामेंट जमहूरियत के जरिए अवाम ने, वो शक्ल एक्सेप्ट नहीं की जा रही। अच्छा, अब एक और बात हो रही है, एक ग्रैंड डायलॉग के साथ एक ग्रैंड अलायंस भी बन रहा है और बताया जा रहा है चकजई साहब उसको हेड करेंगे। खान साहब के हवाले से उनके हवारी, उनके दोस्त, उनके चाहने वाले बड़े पुरुमीद हैं कि जनाब वो 2/3 मेजॉरिटी से तशरीफ लाएंगे दोबारा। ये क्या आपको एक दीवाने का ख्वाब लगता है या क्या है आपका इस पे टेक? दुनिया में जब भी कोई सियासी तहरीक चलती है तो उसके इब्तदा में वो दीवाने का ख्वाब ही नजर आती है। आप देख लीजिए कि कोई भी सियासी तहरीक उठा के देख लीजिए कि उसका आगाज जो है वो जितना भी बड़ा करने की कोशिश की जाए, अमली तौर पर वो छोटा ही होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही तहरीक इतना कद काट, इतना मॉस गैदर कर लेती है कि उसके बाद उसको उससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान के अंदर अलायंसेस पहले भी बनते रहे हैं पाकिस्तान के, और आप अलायंसेस की कामयाबी तो आप देख लीजिए कि 1977 में एक अलायंस बना था, वो भी अपने मकासद में कामयाब रहा। उसके बाद IJI बना था, वो भी अपने मकासद में कामयाब रहा। अभी हाल ही में एक अलायंस ने अक्टूबर 2022 में बन के एक हुकूमत गिरा दी थी और वो भी कामयाब रहा, और एक बार फिर एक अलायंस वजूद में आ गया जिसने हुकूमत बना ली। तो अब उसके खिलाफ अगर एक दूसरा अलायंस वजूद में आता है तो इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई हैरत की बात तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये अपोजिशन का अलायंस जो बन रहा है, इसमें आप मुख्तलिफुल ख्याल जमाते हैं, शायद उनका इतना वजन तनहा ना हो या कहीं पॉकेट्स में हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है जो मुल्कगीर है, इसका हर जगह वजन मौजूद है। अब अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ किसी अलायंस में जाती है और उस फर्ज किया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अब एक जलसे की इजाजत तलब करती है, तो उसको भी इजाजत नहीं मिलती जलसे की, या मौलाना, या माफ कीजिएगा महमूद खान चकजई साहब पशीन में और कोयटा में अगर जलसा करना चाहते हैं, वहां पर भी उन्हें इजाजत नहीं मिलती। तो इसका मतलब तो यह है ना कि फिर सिस्टम आया हो गया। वो जो इंसाफ की बात की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, फिर वो वाकई उसके अंदर वजन पैदा हो जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अलायंस जो है ये सिस्टम की लिमिट्स भी टेस्ट करने के लिए है, और मुझे तवक्को है कि हमारा सिस्टम जो है अब एक खास हुदूद जो है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हुदूद और दस्तूरी हुदूद उनको क्रॉस नहीं करेगा। और ये जिसे कहते हैं ना एक लताइफुल हील के जरिए अगर PTI वापस मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रही है तो उसे आने देना चाहिए, उसे वेलकम करना चाहिए।
और उसके चांसेस मौजूद है दोबारा इसी तरह जैसे कहा जा रहा था कि थम्पिंग मेजॉरिटी उसे मिल रही थी बकौल उनके इस इलेक्शन में भी, तो आइंदा उन्हें आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो आ सकते हैं दोबारा इसी ताकत के साथ। थम्पिंग मेजॉरिटी उन्हें मिल चुकी है। 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ है उसका फॉर्म 45 ये बताता है कि उन्हें थम्पिंग मेजॉरिटी हासिल थी और उनकी मेजॉरिटी मिनॉरिटी में बदल गई। अब ये सूरत हाल एज इट इज ही कायम रहेगी और आइंदा भी जब इलेक्शन होगा या तो आप ये करें कि मैंडेट वापस हो जाए, किसी भी जल्द से जल्द वापस हो जाए, मैंडेट वापस हो जाए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाए और फिर अच्छा बुरा करके दिखाए और फिर उसका नतीजा भुगते। तो जब तक ये नहीं होगा, यस, ये इम्कान बदस्तूर रहेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन में आएगी तो उसको 1/3 उसको 2/3 जो है लोग उसको वोट करेंगे। अच्छा हबीब साहब, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जाती तौर पर तो मैं समझता हूं कि ट्रूथ एंड ये जहां से इस्तलाह आई है साउथ अफ्रीका से, वो उसके अवाम से बहुत बड़ी गद्दारी थी जो बाद में मंडेला के साथियों ने भी माना। मसला तो हबीब अकरम साहब इस मुल्क पर वसाइल जो है उसके कब्जे का है। ये ऐसे लगता है ये पार्लिमानी जमहूरियत नहीं है, प्लाट पर कब्जे की जंग हो रही है। मालियात हैं, 2 साबिक वज़ीर आज़म कह चुके हैं 70 करोड़ का टिकट बिकता है। इस निजाम से बेजारी का इजहार नहीं किया उन्होंने, इस माशी निजाम से अवाम ने, आप क्या समझते? देखिए, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम जो है उसमें बहुत बुनियादी नोयत की इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम में अगर आप देखें तो आज भी सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो दुनिया भर में हुकूमत ही होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बिजनेस में देखें, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा मैं, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में भी आज सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो हुकूमत और उससे मुल्हिका इदारे। तो ये खुद सिस्टम के अंदर इतनी बड़ी आप कहिए कि नाइंसाफी पैदा कर देते हैं या सिस्टम को गैर हमवार कर देते हैं कि आप पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को उस तरह देख ही नहीं सकते जिस तरह किसी नॉर्मल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में देखा जा सकता है। आप हमारे यहाँ आप देख लीजिए कि बहुत बड़े बड़े कारखाने, बहुत बड़ी बड़ी चीजें वो हुकूमत या हुकूमत से मुल्हिका इदारों के कंट्रोल में है। तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आम आदमी के लिए बिजनेस के जरिए या अपनी सलाहियत की बुनियाद पर ऊपर आना, मुआशी तौर पर ऊपर के दर्जे में शामिल हो जाना आसान है। तो लिहाजा पाकिस्तान में चूंकि अपवर्ड मूवमेंट बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इस निज़ाम की नाइंसाफी का तासुर गहरा होता चला जाता है। इसके लिए ज़ाहिर है इस्लाहात करनी है और इस्लाहात कोई जानदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है जिसने सबको बिठाना है, हुकूमत के अंदर स्टेक होल्डर्स को बिठा के बताना है कि जनाब आप ये जो काम कर रहे हैं ये शायद करना मुनासिब नहीं है, मुल्क की मईशत को दूसरे रास्ते पे लेके चले ताकि हम सब एक और जो आपने कुछ दिन पहले देखा, मोहसिन नकवी साहब का उन्होंने बंदा मांगा, अपने ब्यूरोक्रेसी में से नहीं मिला उसको, यहाँ से उसे क्लियरेंस नहीं मिली पंजाब गवर्नमेंट की, नाराज से फिरते हैं ये सारे जो हैं, फिर कहते हैं ग्रैंड डायलॉग करें, आपस में बैठ के करें। क्या ग्रैंड डायलॉग करें? वाटर में फोकस आ गया अरबों रुपए का, वो काम साथ जारी है, लड़ भी रहे हैं, हुकूमत में भी है और नाराज भी है। देखिए काई साहब, ये जो ग्रैंड डायलॉग है ना, इसका एक पाकिस्तान के तनाजुर में एक खास मतलब है और वो मतलब ये है कि डायलॉग जब किया जाए तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, उसमें अदालत भी बैठे और उसमें सियासतदान भी बैठे। अब ये एक मफरूजा है कि ऐसी कोई सूरत हो जिसमें सब लोग बैठे और फिर कोई नतीजा निकल आए तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। ये एक महज मफरूजा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रैंड डायलॉग हो चुका है और उसका नतीजा हमारे पास 1973 के दस्तूर की सूरत में हमारे पास है। असल बात यह है कि हम सबको अपनी अपनी जगह ये ग्रैंड डायलॉग करने की बजाय हम अगर दस्तूर को पूरी तरह मोहतरम समझें और समझने लगे तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ग्रैंड डायलॉग जहां से आवाज, वक्त कम है हबीब अकरम साहब, अब देखिए सब PIA की जो इन्वेंट्री थी या जिसे अमेरिकन लैंग्वेज में इन्वेंटोरी कहते हैं कि वो उसके पुर्जे भी बेच दिए और उसके अलावा इतना सब कुछ हुआ, तो ये इसी के लिए ग्रैंड अलायंस तो नहीं हो रहा कि अब ये जो बाकी कुछ असासी बच्चे हैं इन्हें इधर उधर करें?
भाई साहब, मुझे निहायत अदब के साथ मैं जसारत करूंगा ये कहने की कि ये असासे नहीं है, ये लायबिलिटीज है। ये आप जैसे अदीब लोग जो है ना, वो जब एक गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू को इस पैराए में कहते हैं कि ये तो जनाब फैमिली सिल्वर्स है, पीआईए हो गया, स्टील मिल हो गई, रेलवे हो गया, इनको अगर किसी ने हाथ लगाया तो गोया पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंच जाएगा। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल असासे नहीं है, ये हमारी लायबिलिटीज हैं और इनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाई जा सके वो छुड़ा लेनी चाहिए। और जितनी माकूल शराइत पे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात हैं, वो जाहिर है हम डिक्टेट नहीं करवा सकते, लेकिन हमें बहुत सारी दीगर शराइत मानना पड़ेंगी। इवन देन मैं समझता हूँ कि इनसे जान छुड़ाई जाए तो पाकिस्तान शायद कुछ बेहतर तौर पे आगे बढ़ सकेगा। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब, आपने हमें वक्त दिया। इस पे हरा तो डिवाइडेड रहेगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जितनी हुई इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, क्योंकि कर्जा आसमान पे चला गया, असासे हाथ से निकल गए। और रही बात ग्रैंड अलायंस की, इसमें सारे बैठ जाएं, बात नहीं बनेगी जब तक अवाम ना बैठे इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड। सिर्फ बंदर बांटना हो मुख्तलिफ जो हुक्मरान तबके के दरमियान है। तो ये सिलसिला ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।